हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति का जो है ग्राफीय निरूपण। हम लोग पढ़ेंगे कि गति को कैसे ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं, या कैसे ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि कोई गति एक समान गति है, या कोई गतिशील कण स्थिर है, त्वरण धनात्मक है, ऋणात्मक है, यानी कि वेग नियत है या वेग बढ़ रहा है, वेग ऋणात्मक है या धनात्मक है। मतलब गति से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम ग्राफ से प्लॉट करके जानेंगे। ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि किस टाइप की गति हो रही है, समान गति हो रही है या एक समान गति हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। देखिए, गति का ग्राफीय निरूपण का मतलब है कि हम यहाँ पे दो एक्सिस लेंगे। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, दो एक्सिस लेंगे। एक को बोलते हैं एक्स अक्ष और एक को बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है ना, और ये दोनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखने पर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस करती हैं उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या निर्देश बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसी से बनाते हैं। ठीक है ना, उसमें दो एक्सिस होती है। अगर 3 डायमेंशन होता है तो एक एक्सिस और आ जाती है जिसको हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है कि जो वाई अक्ष पे है हमेशा जो है डिपेंडेंट निर्देशांक होता है, जो परतंत्र निर्देशांक होता है उसको रखा जाता है, परतंत्र निर्देशांक। ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसी भौतिक राशि हो जो परतंत्र यानी अन्य राशि पे निर्भर करती है, जो निर्भर करने वाली राशि होती है उसको वाई अक्ष पे दिखाया जाता है। और जो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र निर्देशांक या आप कह सकते हैं स्वतंत्र राशि जो होती है ना, स्वतंत्र राशि जो होती है वो ये तो वाई अक्ष पर परतंत्र निर्देशांक और स्वतंत्र राशि जो है या इसी को निर्देशांक कहते हैं, अंक वो एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है, एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है ना, एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो समय होता है क्या होता है, समय हमेशा क्या होता है, या सदैव या आप कह लें स्वतंत्र निर्देशांक होता है या राशि होती है। निर्देशांक स्वतंत्र निर्देशांक होता है। टाइम जो है, समय जो भौतिक राशि स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र निर्देशांक होता है। तो इसीलिए जो है समय को एक्स अक्ष पर रखा जाता है, एक्स अक्ष पर रखा है, समय को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है या लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए समय को एक्स अक्ष पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखना कि जो चीज स्वतंत्र होती है उसे एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, और जो चीज टाइम पे डिपेंडेंट होती है, जो डिपेंडेंट राशि होती है उसे हम लोग वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होती है उसको एक्स अक्ष के लिए अनुदिश लिया जाता है। तो समय हमेशा स्वतंत्र होता है, बाकी चीजें जो है स्थिति वेग जो भी होता है त्वरण सारी चीजें टाइम पे डिपेंडेंट होती है, तो उन सभी चीज को हम लोग वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं। ठीक है ना, वाई अक्ष के क्या है, अनुदिश लेते हैं। ठीक, आगे क्या है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ के ढाल से या प्राप्त जो आकृति होता है उसके क्षेत्रफल से हम अन्य भौतिक राशियों को निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे हम आगे हम लोग बताएंगे कि जो है इसमें कई ग्राफ खींचा जाएगा, जो स्थिति समय के बीच होगा, जो वेग समय के बीच होगा, जो त्वरण समय के बीच होगा। तो कहने का मतलब है कि ग्राफ से प्राप्त ढाल द्वारा या प्राप्त से प्राप्त जो आकृति आएगी उसके क्षेत्रफल द्वारा हम विभिन्न भौतिक राशियों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ग्राफ से प्राप्त ढाल तथा प्राप्त आकृति के क्षेत्रफल द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों की गणना की जा सकती है। ठीक है ना, देखो क्या नाम है कि ढाल जो होता है, ढाल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ढाल जो है वो आई अक्ष पे ली गई भौतिक राशि, वाई अक्ष पे ली गई राशि तथा एक्स अक्ष पे ली गई राशि का अनुपात होता है। जो ढाल होता है वो एक रेशियो होता है, वाई अक्ष पर ली गई राशि और एक्स अक्ष पे ली गई राशि का अनुपात होता है, एक रेशियो होता है जिसको हम लोग tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ढाल को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, जिसको श्लोप भी बोला जाता है अंग्रेजी में, श्लोप। ठीक है ना, ढाल जो कि tan थीटा से प्राप्त होता है। ठीक है ना, tan थीटा से। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिति समय ग्राफ से हम कैसे जो है क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो जो हमें ग्राफ मिलता है वाई अक्ष पे ली गई राशि और एक्स अक्ष पे ली गई राशि के बीच हमें जो ग्राफ मिलता है, तो उसके ढाल से उस प्राप्त आकृति के क्षेत्रफल से हम अन्य भौतिक राशियों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी बता सकते हैं। ठीक है ना, ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आकृति का क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर ली गई राशियों का गुणनफल होता है। जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जो होता है एक्स अक्ष पर ली गई राशि गुणे वाई अक्ष पर ली गई राशि, यानी वही वाई अक्ष पर ली गई राशि गुणे एक्स अक्ष पर ली गई राशि का गुणनफल। यानी कहने का मतलब है कि वाई अक्ष पर ली गई राशि और गुणे एक्स अक्ष पर ली गई राशि। क्षेत्रफल वाई अक्ष पर ली गई राशि गुणे एक्स अक्ष पर ली गई राशि। तो इससे भी एक भौतिक राशि निकल कर आती है और ग्राफ के ढाल से भी एक भौतिक राशि निकल के आती है। तो कुछ चीजें जो है उसके ढाल से मिलेंगी, कुछ चीजें जो है उसके क्षेत्रफल से मिलेंगी, ठीक है ना। कुछ चीजें उसके ढाल से और कुछ चीजें उसके क्षेत्रफल से मिलेंगी, ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला ग्राफ किसके बीच खींचना है? स्थिति और समय के बीच का ग्राफ, है ना, स्थिति और समय के बीच का ग्राफ। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्थिति और समय के बीच ग्राफ, स्थिति और समय के बीच ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ जिसको कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ, या इसको हम बोलते हैं एसटी ग्राफ, ठीक है ना, एसटी ग्राफ, ठीक है ना। तो समय स्थिति ग्राफ किसको कहते हैं? यानी किसी गतिशील वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति उसके संगत समय, यानी कोई गतिशील कण है या गतिशील वस्तु है, उसके विभिन्न क्षणों पर उसकी स्थिति क्या है और उसके संगत समय क्या है। तो स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ या एसटी ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। स्थिति मतलब पोजीशन और समय, ठीक है ना। एसटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं या स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। कहने का मतलब किसी गतिशील वस्तु गतिशील कण के विभिन्न क्षणों के लिए उसकी स्थिति तथा उसी के संगत उसके टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। और स्थिति समय ग्राफ से हमें क्या क्या चीज मिलती है? स्थिति समय ग्राफ से हमें क्या क्या चीज मिलती है? तो स्थिति समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेग मिल जाता है, ठीक है ना। क्या मिलता है? वेग, ठीक है ना। और एक समान गति तथा असमान गति, एक समान गति तथा असमान गति का पता चलता है। तीसरी चीज है कि हमें इसे त्वरण के, अब यहां पर वेग ऋणात्मक धनात्मक वो भी पता चलता है, जीरो है वो भी पता चलता है। त्वरण के धनात्मक तथा ऋणात्मक होने का पता चलता है, ठीक है ना। कोई गतिशील वस्तु है उसका त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक है, इससे भी पता चलता है। त्वरण जीरो है क्या है वो भी पता चलता है। त्वरण नियत है, जीरो है, धनात्मक ऋणात्मक है। वेग कैसा है, एक समान है कि असमान है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, उससे पता चलता है, ठीक है ना। वेग जीरो है इसका भी पता चलता है इससे। तो स्थिति समय ग्राफ से सारी चीजें चलती हैं। यहाँ पर वेग जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है ये पता चलता है, ठीक है ना। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये तीनों पता चलता है। वेग घट रहा बढ़ रहा है इसे पता चलता है इससे, ठीक है ना। और अगर हमें वेग निकालना होता है, इसमें अगर हमें देखते हैं वेग निकालना होता है, तो जो वेग होता है वो वेग बराबर होता है वो ग्राफ का ढाल। क्या होता है? ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल जो है वो वेग देता है, ग्राफ का ढाल, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है। और जो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा मतलब है कि y अक्ष पर ली गई राशि बटे x अक्ष पर ली गई राशि का अनुपात। y अक्ष पर ली गई राशि बटे x अक्ष पर ली गई राशि, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है। तो हमें वेग के बारे में ही इसमें पता चलता है, क्योंकि एसटी ग्राफ से मूल रूप से वेग के बारे में पता चलता है और गति के बारे में कि एक समान गति या असमान गति। और इससे पता चलता है कि गतिशील कण का धनात्मक त्वरण है या ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो वेग हमें कैसे पता चलेगा? ग्राफ के ढाल से। ग्राफ का ढाल होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा जो होता है y अक्ष पर ली गई राशि, y अक्ष पर राशि का मान बटे x अक्ष पर मान। क्यों? क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सपोज करिए कि मान लीजिए ये ग्राफ है कोई, ठीक है ना, और ये जो है x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है जिसको हम लोग झुकाव कहते हैं, यही ढाल होता है जो हमें किससे मिलता है? tan थीटा से। तो ये देखिए y अक्ष पर ली गई राशि ये होता है, ये y अक्ष पर ली गई राशि, ठीक है ना, ये मान लो y है, और x अक्ष पर ली गई राशि ये है। तो tan थीटा ये लंब का काम करेगा आधार, तो हो जाएगा y बटे x। या इस पे अगर यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, हम दो पॉइंट लेते हैं तो उससे यहाँ पे और यहाँ पे लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला हम निकालते हैं, तो ये डिफरेंस है, यानी इसमें से इतना घटा दें और ये क्या है? इसमें से इतना घटा दें।
तो ये मान लीजिए डिफरेंस आ गया डेल्टा वाई, ये डिफरेंस आ गया डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई डेल्टा वाई डेल एक्स, या इसी को डी वाई डी एक्स कहते हैं। कब? जब ये गैपिंग बहुत कम होती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग डी वाई डी एक्स से दिखाते हैं। सूक्ष्म डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग, ज़्यादा गैपिंग होता है तो उसको डेल्टा वाई डेल एक्स से, सूक्ष्म डिफरेंस होता है तो उसको डी वाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में जब ग्राफ पढ़ा के हटेंगे तो हम लोग थोड़ा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें जो है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पर पूरी तरह डिपेंड है। तो इसमें कुछ मैथ का भी कॉन्सेप्ट है, तो जो ये कह रहे हैं कैलकुलस है वो इसमें शामिल होगी, कि बिना कैलकुलस के हम इसमें जो है चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिफरेंशियल का जानकारी होना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन की जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ढाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ढाल मतलब ये जानिए कि जैसे आपने रेखा गणित में हाई स्कूल में प्रवणता पढ़ा था, किसी रेखा का प्रवणता, उसी को ढाल कहा जाता है, उसी को झुकाव कहा जाता है, जो हम tan थीटा से निकालते थे और उसी को हम यम से प्रदर्शित करते थे, जो आता था y2 - y1 x2 - x1। यानी कहने का मतलब यहीं पे ले लें, ये पूरा जो है हम ले लेते हैं y2 पूरी लंबाई, और इतना ले लेते हैं y1, और ये पूरा ले लेते हैं x2 और इतना ले लेते हैं x1। इतना क्या हो जाएगा, इतना जो डेल y है वो y2 - y1 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा वो x2 - x1 हो जाएगा। ये लंब का काम करेगा, ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो याद रखना ग्राफ पर ढाल tan थीटा से निकाला जाएगा, वो होता है y अक्ष पर ली गई राशि बटे x अक्ष पर ली गई राशि, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली स्थिति यह है कि जब कण जो है स्थिर हो, गतिशील कण क्या स्थिर हो, यानी पहली कंडीशन है। देखिए मैं दो कंडीशन ये हो सकती है, हम चाहे तो ग्राफ से देख करके बता सकते हैं या फिर हम कोई आइडिया लगाएं, तो दोनों तरह का सवाल आएगा। जैसे आप ये कह देगा कि भाई एक स्थिर गतिशील कण कोई है वो स्थिर है, तो उसके बीच समय, स्थिति और समय के बीच ग्राफ कैसा होगा, या आपको पहले ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये इस ग्राफ को देख के बताइए कि कोई गतिशील कण जा रहा है या स्थिर है, ठीक है ना। तो जब कण क्या हो, स्थिर हो, यानी भाई कण या वस्तु स्थिर हो, या जब गतिशील कण स्थिर हो, जब कण स्थिर हो, गतिशील कण स्थिर हो, ठीक है ना। तो यष्टि जो उसका ग्राफ होता है, स्थिति समय के बीच जो ग्राफ होता है वो समय अक्ष के समांतर होता है, यानी कि इस तरह से होता है। इधर हम दिखाएंगे टाइम, क्योंकि स्वतंत्र होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इधर होता है यस, ठीक है ना। ये होता है मूल बिंदु, जिसको आप निर्देश बिंदु कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। तो जब कण स्थिर हो, यानी जब गतिशील कण स्थिर हो, तो जो ग्राफ होता है वो टाइम एक्स के समांतर होता है, समय अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है ना। समय अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। समांतर का मतलब ये चाहे इस पे हो चाहे यहाँ हो। ये क्या बता रहा है कि जब समय यहाँ था तब भी कण वहीं था, जब टाइम यहाँ तब भी कण वहीं है, जब समय यहाँ। देखिए ये गैपिंग बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। तो टाइम तो बीत रहा है, देखिए टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं बदल रही है। इतने समय के लिए भी यहीं पे है, इतने समय के लिए भी यहीं पे है, इतने समय के लिए भी यहीं पे है, इतने समय के लिए यहीं। तो ये तो नहीं बदल रहा, टाइम बदल रहा है। तो समय के साथ साथ अगर पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कण स्थिर है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमें ग्राफ मिलता है एसटी ग्राफ, वो समय अक्ष के समांतर मिलता है। समय अक्ष के क्या होता है, समांतर मिलता है। समय अक्ष के समांतर मिलता है तो कहने का मतलब जो ढाल होता है, इसका ढाल जो वेग देता है, ढाल जो वेग होता है, ढाल वो होता है tan थीटा। अब जाहिर सी बात है ये ग्राफ के बीच जो एंगल होता है वो जीरो, यानी अगर ग्राफ ऐसा होता तो हमेशा एंगल जो एक्स एक्सिस से लेंगे, एक्स एक्सिस के से हम एंगल को नापेंगे, तो ये थीटा होता। क्योंकि यही ग्राफ हो करके ऐसा हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। तो यहाँ हो जाएगा tan जीरो, यहाँ पे देखिए थीटा 0 डिग्री है, तो tan जीरो का मान होगा 0, तो v का मान 0 होगा। कहने का मतलब है कि जब कण स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, 0। जब कण स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, उसका वेग 0 होगा। तो स्थिर कण का एसटी ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समांतर होता है। आप अगर इस तरह का ग्राफ देखते हैं तो यह बता सकते हैं कि कण स्थिर है, उस पोजीशन में उसका ढाल 0 है, इसका मतलब ढाल वेग के बराबर होता है, तो उसका वेग भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। उसका वेग भी क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन है जब कण एक समान गति कर रहा हो। क्या है, जब कण एक समान गति में हो, यानी कि जब वेग का मान नियत हो। दूसरा है एक समान गति के लिए, एक समान
गति के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि जब कण एक समान गति करता है, जब कण या वस्तु एक समान गति करता हो या कर रहा हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेग क्या हो, नियत हो, उसका वेग क्या हो, नियत हो। यानी आप ये भी समझा दें कि नियत वेग के लिए, नियत, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, देखिए हमने दो सवाल यहाँ उठते हैं, कभी कभी पूछता है ग्राफ दे देगा, उसका रिजल्ट पूछेगा, कभी कभी उसको लैंग्वेज में दे देगा, कहेगा ग्राफ बनाइए। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, जब हम एसटी ग्राफ खींचते हैं, इधर हो गया टाइम, ये एक्स अक्ष है, और ये है वाई अक्ष, इधर हो गया स्थिति, ये ओरिजिन हो गया, निर्देश बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, सीधी रेखा में आता है। क्या आता है, एक सीधी रेखा में आता है। एक समान गति क्या होती है, जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो, या समान समय में समान विस्थापन होता है, ठीक है ना। अगर हम वेग की बात करें तो समान समय में समान विस्थापन, या चाल की बात करें तो समान समय में समान दूरी तय करता हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है ना। और ढाल की बात करें तो ये जो एंगल है, एक्सेस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसी से हमें ढाल कैलकुलेट करना होता है इसका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप इसके अगर ढाल की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जो ढाल होगा वो कांस्टेंट होगा, देखिए, ठीक है ना। कहीं भी अगर हम इसको ढाल लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें एक्स एच के साथ, तो ये थीटा जो है वो कांस्टेंट है। थीटा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि थीटा क्या होता है, नियत है। यहाँ पे थीटा जो होता है वो ग्राफ का एक्स एच के साथ बनाया गया कोण होता है। जब थीटा नियत है तो ढाल भी क्या है इसका, नियत। तो इसका मतलब ढाल बराबर वेग होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नियत। जब वेग नियत हो तो कौन सी गति कहलाती, एक समान गति कहलाती। जब वेग नियत है तो कौन सी गति कहलाती, एक समान गति। एक समान गति का मतलब है कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा हो, तो एक ही स्पीड से जा रहा है, एक ही वेग से जा रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में एक चीज और हम बता सकते हैं, जब वेग चेंज नहीं हो रहा है तो त्वरण भी यहाँ पे क्या होता है, जीरो। बात आगे समझ में आएगी कि त्वरण की जो डिफिनेशन होती है वो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। चूंकि वेग परिवर्तन ही जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। भाई वेग परिवर्तन मतलब होता है v2 माइनस v1, जो प्रारंभ में वेग था वही अंत में वेग है, तो v माइनस बी डेल्टा टी यानी कि जीरो बटे डेल्टा टी यानी जीरो। तो कांस्टेंट वेग के लिए तो जीरो होता है। अब जब जीरो हो गया तो धनात्मक ऋणात्मक की बातें खत्म हो गई, वेग जीरो हो गया, ठीक है ना। जब हम इस ग्राफ का जब हम ढाल निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो हम देख रहे हैं कि ढाल कांस्टेंट आ रहा है, ये थीटा सेम है, तो tan थीटा नियत आ रहा है, tan थीटा बराबर v होता है, तो v भी क्या आता है, नियत। तो कहने का मतलब नियत वेग के लिए ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है ना, जो ओरिजिन से पास होती है। या कह सकते हैं एक समान गति, एक समान गति का मतलब v नियत, v नियत का मतलब एक समान गति। ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, ठीक है ना, जो ओरिजिन से पास होगी। और ग्राफ से अगर हम ढाल निकालते हैं देखते हैं कांस्टेंट, इस पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं भी ले लीजिए, ठीक है ना, तो क्या आता है, नियत। और एक चीज यहाँ पे और भी देखना है कि ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा का ढाल होता है, या यहाँ पे थोड़ा बता दें कि ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा का जो स्पर्श रेखा का ढाल जो होता है, स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो उस बिंदु पर ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। याद रखना, ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ताक्षणिक वेग की जो दिशा होती है ना, वो ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, प्रदर्शित, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक समान गति के लिए है। यहाँ पे वेग तो नियत है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ वेग क्या है, नियत है, क्योंकि थीटा जो है वो स्मॉलर देन क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री है। देखो थीटा जब ग्रेटर देन 90 होगा तब उस केस में tan थीटा की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, तब उस केस में tan थीटा क्या होगी, नेगेटिव। और जब 90 स्मॉलर, थीटा 90 से स्मॉलर होगा तो उस वक्त tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखिए इस केस में क्या है, इस केस में थीटा हर जगह पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए जो वेग आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नियत होगा और क्या आएगा, पॉजिटिव।
वेग नियत होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसी में एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे क्या था कि जो कण है वो निर्देश बिंदु से, यानी जहां से चलता है कण या वस्तु, उससे दूर जा रहा है। अब इसका उल्टा है कि जब गतिशील कण जो है नियत वेग से निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा हो, क्या हो, निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा हो, यानी कि ऋणात्मक वेग के लिए, अगर हम बात करें तो ऋणात्मक वेग के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, ऋणात्मक वेग के लिए। ऋणात्मक वेग का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन चेंज करके वापस आ रहा है, यानी कि पहले इस केस में जा रहा था, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था यहाँ पे, अब इसके बदल करके तो ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव थी, ये निगेटिव। कहने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई, तो निगेटिव वेग के लिए, है ना। हालांकि वेग उस समय भी नियत रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसको हम लोग नेगेटिव वेग कहेंगे। तो वो अगर कण वापस आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। याद रखना कि जब गतिशील कण नियत वेग से वापस निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा हो, यानी जहां से चला था उस तरफ आ रहा हो, तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है ना। उसका ग्राफ क्या है, इस तरह से आता है, ठीक है ना। यानी इसमें भी क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय होती है, लेकिन दूरी लगातार क्या हो रही है, यानी विस्थापन लगातार घटता जाएगा। देखिए इस टाइम इंटरवल पे इतना है, यहाँ पर अगर ले लिया जाए तो यहाँ हो गया, यहाँ पर ले लिया जाए, है ना, अलग अलग पोजीशन पे यहाँ ले लिया जाए तो यहाँ, यानी टाइम के साथ विस्थापन घट रहा, ठीक है ना। समय 0 था, मैक्सिमम विस्थापन था, यहाँ हुआ विस्थापन, यहाँ हुआ, टाइम यहाँ गया, विस्थापन घट रहा, टाइम यहाँ गया, यहाँ गया 0। तो विस्थापन घटने का मतलब है कि नेगेटिव वेग, ठीक है ना। अब देखिए रही बात, अब निकाल कर देखिए, याद रखिएगा कि एक समान गति के लिए और नियत वेग और ऋणात्मक वेग के लिए जो ग्राफ होगा, यानी कि कहा जाए कि गतिशील कण वापस निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वेग, नियत नेगेटिव वेग से जा रहा है, तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे। अब देखिए हम उस कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, जो ढाल होता है वो एक्स एक्सिस ग्राफ के बीच का कोण होता है, थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। हर जगह देखिए 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, लेकिन थीटा क्या है, यहाँ पे नियत है, थीटा क्या है, नियत है। तो जब थीटा नियत है तो tan थीटा भी नियत होगा, तो वेग का मान भी नियत होगा। लेकिन देखिए ऋणात्मक कैसे होगा, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो tan थीटा जो ग्रेटर देन 90 होता है, यानी थीटा का ग्रेटर देन 90 है, तो ये निगेटिव आता है, तो इसलिए v क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ढाल का मान नेगेटिव है तो v का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव वेग के लिए, एक समान गति के लिए, नियत वेग के लिए, वही एक समान गति या नियत वेग के लिए जो नेगेटिव है, उसका ग्राफ इस तरह से आता है। ये बता रहा है कि कण जो है वापस निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा है। देखिए आ ही रहा है, यहाँ पे आ रहा है, समय किस बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है, ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे v जो है वो tan थीटा के बराबर है, यानी कि v डिपेंड किस पे करता है, v प्रोपोर्शनल टू थीटा, ढाल। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी ढाल का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू घटेगी ढाल का मान घटेगा, तो v का मान भी घटेगा। यानी थीटा यानी ढाल जैसे जैसे बढ़ेगा v का मान वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे थीटा का मान घटेगा ढाल का मान घटेगा, वैसे v का मान घटेगा। तो ऐसी गति को त्वरित गति कहते हैं, यानी कि ढाल का मान जितना अधिक होगा, ढाल का मान जितना अधिक होगा, वेग का मान उतना ही अधिक होगा, और जितना कम होगा वेग का मान उतना ही कम होगा, वेग का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, एक कब, एक समान गति के लिए, और हमने देखा कि जब कण या गतिशील कण स्थिर हो तो उसके लिए एसटी ग्राफ कैसा होता है, एक समान गति के लिए एसटी ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। एक समान गति दो तरह से होती है, जब वेग नेगेटिव हो, एक वेग पॉजिटिव हो और नियत हो, यानी एक निर्देश बिंदु से दूर जा रहा हो और एक है निर्देश बिंदु की तरफ आ रहा हो। एक में क्या है, लगातार उसकी पोजीशन बढ़ रही हो, एक में लगातार उसकी पोजीशन समय के साथ घट रही हो, ठीक है ना। अब एक कंडीशन हम और देखते हैं, वहाँ एक केस में ये भी है कि जब थीटा v नियत है तो जाहिर सी बात है त्वरण इसमें भी क्या हो जाएगा, इस केस में त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0 है। अब हम लोग परिवर्ती गति के लिए ग्राफ देखेंगे, किस गति के लिए, परिवर्ती गति के लिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं परिवर्ती गति के लिए एसटी ग्राफ। परिवर्ती गति में क्या होता है कि v का मान नियत ना होता है, नियत नहीं होता, कहने का मतलब है कि समान समय में कण जो असमान दूरी तय करता हो,
यानी असमान विस्थापन होता हो, ठीक है ना। जैसे 1 सेकंड में कुछ गया तो अगले 1 सेकंड में उससे ज़्यादा चल गया, फिर अगले 1 सेकंड में और दूरी बढ़ गई, यानी कंटिन्यूस विस्थापन या स्थिति बढ़ती जा रही है, पोजीशन। समय अंतराल तो सेम है, लेकिन उसकी जो पोजीशन उस रेशियो कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। कभी कभी उसी का उल्टा अगर हम करें कि समान समय में उसकी पोजीशन लगातार घट रही हो, समान समय में उसकी पोजीशन लगातार बढ़ रही हो। अभी एक समान गति में क्या था कि समान समय में समान दूरी तय करना, इसमें क्या है समान समय में असमान दूरी तय करना। तो जब ऐसा होता है तो गति जो है परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित गति का मतलब है कि वेग लगातार बढ़ रहा होता है या वेग लगातार घट रहा होता है। तो वेग लगातार बढ़ रहा घट रहा है, यानी v का मान परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब गति क्या होती है, इसमें त्वरित होती है। जब गति त्वरित होती है तो त्वरण उत्पन्न जरूरी है, त्वरण उत्पन्न होगा। अगर त्वरण उत्पन्न होगा तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यानी वेग अगर लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण जो उत्पन्न होगा वो पॉजिटिव होगा, वेग लगातार घट रहा है तो त्वरण जो उत्पन्न होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है परिवर्तित गति के लिए जो ग्राफ होता है, देखिए 2 तरह का सवाल होता है। कभी कभी ग्राफ देखकर बताना होता है किस प्रकार की गति है, कभी कभी देगा कि परिवर्तित गति के लिए ग्राफ खींचिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक। तो ये परिवर्तित गति का ग्राफ होता है। अब कैसे पता करेंगे परिवर्तित ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया था यहाँ ताक्षणिक वेग की बात करेंगे, औसत वेग का ग्राफ कुछ दूसरा होता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमें ढाल निकालना होता है किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ से, तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। वो स्पर्श रेखा एक्स के साथ जो कोण बनाती है उससे हम लोग ढाल कैलकुलेट करते हैं, और उस ढाल से जो आता है वो उससे हम लोग वेग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे ग्राफ खींचा, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे खींचा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखेंगे तो ये मान लीजिए θ1 है और ये देखिए θ2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ θ3। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे कि आपने अभी पढ़ा कि जो v देता है वो tan θ देता है, ठीक है ना। ढाल जिसको हम लोग ग्राफ का ढाल बोलते हैं, स्लोप। यहाँ पे क्या है कि लगातार जो है θ1 θ2 θ3, यानी कि θ का मान कंटिन्यू बढ़ रहा है। थीटा का मान कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि tan थीटा का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना। tan थीटा का मान क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। v का मान भी क्या है, बदल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो v का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि गति त्वरित हो रही है, यानी कि त्वरित गति हो रही है, त्वरित गति। और त्वरित गति हो रही है तो ए का मतलब धनात्मक, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है ना। त्वरित गति हो रही है इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा लगातार बढ़ रहा है। देखिए θ3 ग्रेटर देन θ2 से ग्रेटर देन θ1। थीटा का मान बढ़ना, ढाल का मान बढ़ना, ढाल का मान बढ़ रहा है, ढाल जितना अधिक होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा। तो वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है, गति त्वरित हो रही है, गति त्वरित हो रही है इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और गति जब त्वरित होती है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। त्वरण कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पे धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये धनात्मक त्वरण के लिए है, धनात्मक त्वरण के लिए जो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब ऋणात्मक त्वरण के लिए जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होता है, ऋणात्मक त्वरण के लिए इधर टाइम था और इधर ऐसा, ये एक्स अक्ष है, इधर टाइम है, ये वाई अक्ष है, इधर स्थिति है, ओरिजिन। तो एक्स अक्ष के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये ऋणात्मक त्वरण के लिए। ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये हुआ कि वेग का मान लगातार घट रहा हो, थीटा का मान लगातार घट रहा हो, यानी ढाल का मान लगातार घट रहा हो, tan थीटा घट रहा हो, इसीलिए v का मान भी लगातार घटेगा। अब इस ग्राफ पे हमें ढाल निकालना है, तो इस पे हम किसी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे, स्पर्श। अब जैसे क्या है, इस पे स्पर्श रेखा खींचा तो ये यहाँ आया, इस पे स्पर्श रेखा खींचा तो यहाँ आया, इस पे स्पर्श रेखा खींचा तो यहाँ आया, सॉरी इसी पे आया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स एक्स के साथ वो स्पर्श रेखा कितना कोण बना रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, ज्यादा है। दूसरे पॉइंट पे चलिए तो ये है θ1 θ2, इस पे चलिए θ3, और इधर चलिए तो और भी कम हो जाएगा जा करके यहाँ θ4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3 ग्रेटर देन θ4। तो थीटा का मान क्या है, लगातार घट रहा, थीटा का मान लगातार घट रहा, थीटा का मान लगातार घट रहा है। इसका मतलब उसका जो ढाल है वो लगातार घट रहा है, यानी उसका जो स्लोप है tan थीटा वो लगातार घट रहा है। इसका मतलब है v का मान घट रहा है। तो v का मान घट रहा है तो गति मंदित हो रही है। गति कैसे हो रही है,
मंदित हो रही है, तो v के बदलने से क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। तो यानी कि त्वरित गति होगी, त्वरित गति होगी, लेकिन कैसी हो? त्वरण कैसा होगा? त्वरण होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेग का मान बदल रहा है, त्वरित गति है, लेकिन त्वरण नेगेटिव क्यों होगा? कि वेग घट रहा है। वेग का मान क्या होगा? लगातार घट रहा है। ठीक है ना? तो वेग का मान लगातार, तो धनात्मक ग्राफ वेग त्वरण के लिए इस तरह का ग्राफ होगा, ऋणात्मक त्वरण के लिए इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है ना? इस तरह का ग्राफ धनात्मक त्वरण, इस तरह का ग्राफ ऋणात्मक त्वरण। ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग कुछ और इससे स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं। हम कुछ स्पेशल ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना? स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल ट्रिक ये है कि आप ग्राफ से देख करके ही कैलकुलेट बता सकते हैं कि त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है ना? स्पीड कब इंक्रीज कर रही है, स्पीड कब डिक्रीज कर रही है, यानी कि मतलब है कि वेग कब घट रहा है, वेग कब बढ़ रहा है। स्पेशल ट्रिक है। तो आप ये याद रखिएगा, ग्राफ इस तरह का है, मान लीजिए टाइम हो गया और ये इस तरह से, तो आप जानते हैं ये जो है एक्स है, वाई अक्ष। अगर ग्राफ मान लीजिए ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना? चलिए, इसमें क्या है कि यदि ग्राफ जो है कॉनकेव पोजीशन उसकी जो है अपवर्ड है, यानी कि जो अवतल पोजीशन है, कॉनकेव मतलब अवतल, तो अगल अवतल पोजीशन उसकी क्या है? अपवर्ड है, यानी अवतल यही है, यानी कि कॉनकेव अगर अपवर्ड हो, कॉनकेव क्या है? अपवर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अवतल वाली पोजीशन है ये ऊपर हो, अवतल ऊपर। ठीक है ना? तो उस केस में आप इसको पॉजिटिव बोलें, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। और जब ये अवतल वाला डाउनवर्ड हुआ, यानी कि जब कॉनकेव क्या हो? डाउनवर्ड, यानी जो अवतल वाली पोजीशन है ये ना, ये अवतल, अवतल क्या हो? नीचे हो, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब v और a सेम साइन में हो, ठीक है ना, यानी कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम यानी सेम डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे v इंक्रीज करेगा, यानी कि चाल या वेग लगातार बढ़ जाएगा। अगर अपोजिट साइन में हो, यानी कि va अपोजिट साइन में हो, तो v डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, यानी स्पीड घट रही है। स्पीड क्या है? डिक्रीजेस। यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे वेग घटेगा जब ये जो अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है ना? जाहिर सी बात अपोजिट साइन के होंगे, भाई v का डायरेक्शन इधर है, त्वरण उसके पीछे, यानी जो फोर्स, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो त्वरण के डायरेक्शन में होती है। कोई चीज़ आगे जा रहा है, उसे कोई चीज़ पीछे फोर्स लगा रही है, तो लगातार जाएगा तो, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी? लगातार जाते जाते कहीं रुक जाएगा। और जब ये दोनों सेम साइन के होंगे, यानी कि जिधर b का वैल्यू है उधर एक्सेलरेशन है, यानी कि उधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब होगा और उसके वेग को बढ़ाता जाएगा, यानी इस केस में b इंक्रीज करेगा, इस केस में b डिक्रीज करेगा। इस ग्राफ को देख करके आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसका जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसको देख कर बताइएगा इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है ना? चलिए, कुछ और भी स्पेशल केस है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है ना? आप इसको देख करके आप तुरंत बता सकते हैं कि जो ग्राफ होता है वो, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है, यानी हम कहें तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं होता, एसटी ग्राफ, और इस तरह का भी पॉसिबल ग्राफ नहीं होता, एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ इस तरह का पॉसिबल नहीं है, इस तरह का पॉसिबल नहीं। क्यों? आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ही टाइम पे, ये टाइम फिक्स है ना, एक ही टाइम पे किसी गतिशील कण का दो पोजीशन नहीं हो सकता, यानी एक ही समय पे एक व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे एक व्यक्ति दो जगह उपस्थित नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे किसी गतिशील कण का दो पोजीशन नहीं होगा, एक ही होगा ना एक ही टाइम पे। तो ये क्या बता रहा है कि इसी टाइम पे एक पोजीशन, ये बता रहा है इसी टाइम पे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पे अगर लिया जाए, यहाँ पे टाइम से एक ही टाइम पे दो पोजीशन है, दो विस्थापन है, दो दूरियां हैं, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एक चीज है कि एसटी ग्राफ जो है कभी भी, तीसरा जो है एसटी ग्राफ जो है कभी भी टाइम अक्ष के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वेग का मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है।
वेलोसिटी इनफाइनाइट संभव नहीं, क्यों? क्योंकि जब ग्राफ इस तरह का आएगा तो इसका स्लोप थीटा जो होगा ये कहाँ है 90 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित चीज होता है, तो v का मान अपरिभाषित या इनफाइनाइट, जो कि संभव नहीं है। तो ये तीन तरह का ग्राफ एसटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ना ये ना ये, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है एसटी ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण टर्म को पढ़ा, सीखा, जाना। अब वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं और इसी एसटी ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपके जो आईआईटी लेवल है, आईआईटी नीट लेवल के हैं, और भी बहुत सारी नेवी, एयरफोर्स, जीटी जो एग्जाम है उसमें जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो एसटी ग्राफ से रिलेटेड होंगे। जो बचा खुचा आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा उसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अधूरा है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे एसटी ग्राफ से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।